एफआईआईज ऑन अ सरप्राइजिंग साइड खरीदारी के आंकड़े दिखा रहे हैं। आप देखिए लगातार कई दिनों से एफआईआईज की बिकवाली का ट्रेंड दिख रहा था, लेकिन आज जहां सेंटिमेंट हर तरफ से अच्छे आने को है, या कह सकते हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बाजार भी अच्छे लेवल पर अच्छे मूड के साथ आज ट्रेड करना चाहता है। हर तरफ से जो हमें ट्रेंड मिल रहे हैं वो पॉजिटिव ही है। एफआईआईज कैश मार्केट में 743 करोड़ की खरीदारी कर रहे हैं। काफी दिनों के बाद खरीदारी का आंकड़ा एफआईआईज का कैश मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा 781 करोड़ की खरीदारी डीआईएस ने कैश मार्केट में की है। और इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस यानी वायदा बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर 704 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआईज की तरफ से आती हुई दिख रही है और 12,521 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज इंडेक्स ऑप्शंस में कर रहे हैं। तो क्लियरली आप देख लीजिए एफआईआईज और डीआईएस के सिर्फ खरीदारी के आंकड़े पॉजिटिव नंबर्स। हाँ, इंडेक्स ऑप्शंस में 12,521 करोड़ की बिकवाली जरूर दिख रही है, लेकिन कैश मार्केट में डीआईएस एफआईआईज की खरीदारी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी खरीदारी के आंकड़े यहाँ पर दिखते हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं और मार्केट एक्सपर्ट से थोड़ी ही देर में हम बात करेंगे और उनके कॉल्स भी आपके सामने लाएंगे। लेकिन बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के कल नतीजे आते हुए दिखे और उसका इम्पैक्ट उन कंपनियों का स्टॉक प्राइस पर आज पड़ता हुआ दिखेगा। तो चलिए आपको वो सारे नतीजे कैसे रहे बता देते हैं। पूजा हमारे साथ जुड़ गई हैं ये बताने के लिए। पूजा गुड मॉर्निंग, बताएं नतीजे कैसे रहे। गुड मॉर्निंग मानसी। शुरुआत सबसे पहले एक्सिस बैंक के साथ करेंगे। नतीजे हमारे अनुमान के मुताबिक ही रहे हैं। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स हर फ्रंट पर देखने को मिले। एनआईआई अनुमान के मुताबिक था। एसेट क्वालिटी में भी जो इस बार गिरावट दिखी गई है ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के लेवल में। ग्रॉस एनपीए 3.17% से घटकर 2.82% आए और नेट एनपीए भी 1% के नीचे ही बरकरार रहे। 0.91% से घटकर 0.73% आए हैं। तो नंबर्स अगर बात करें तो अनुमान के मुताबिक ही देखने को मिले। अंबुजा सीमेंट के नंबर्स भी अनुमान से बेहतर रहे हैं। आय में करीब 8% की बढ़त देखी गई है। मुनाफे की बात करेंगे तो वहां पर 25% की गिरावट देखी गई है, लेकिन जो अनुमान करे थे उससे बेटर प्रॉफिट नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। कामकाजी मुनाफा भी देखेंगे तो वहां पर भी 19% की गिरावट है और मार्जिन के फ्रंट पर देखेंगे तो 20% के मार्जिन के फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए। लेकिन हर फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। वेदांता की अगर बात करेंगे तो काफी मिले जुले नतीजे हैं। आय और कामकाजी मुनाफा तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन मुनाफे पे एक मिस आया है। आय में करीब 16% की बढ़त है, मुनाफा 40% बढ़ा है कंपनी का और कामकाजी मुनाफे में भी करीब 27% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। बायोकॉन के नतीजे भी अनुमान से बेहतर नजर आ रहे हैं। आय 31% बढ़ी है कंपनी की, मुनाफा जो है वो 6% घटा है और कामकाजी मुनाफे में भी 3% की बढ़त इस बार देखी गई है। आईआईएफएल फाइनेंस के नंबर्स काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा अगर देखेंगे तो वो 30% से बढ़ा है। आय में भी करीब 16% की बढ़त इस बार कंपनी ने दर्ज की है। अब आते हैं कुछ और कैश सेगमेंट के नतीजों पर। शॉपर स्टॉक के नतीजों की अगर बात करेंगे तो वहां पर नंबर्स कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आय में 5% की बढ़त जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन इस बार भी कंपनी ने घाटा दर्ज किया और कामकाजी मुनाफा भी 20% घटा है कंपनी का। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स भी कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा 33% जरूर घटा है, लेकिन जो ब्याज से आए हैं उसमें 28% की गिरावट देखी गई है और ग्रॉस एनपीए 7.82% के आसपास देखे गए हैं। बजाज होल्डिंग्स के नंबर्स अगर देखेंगे तो वो मिले जुले हैं। मुनाफा 16% बढ़ा है कंपनी का, लेकिन आय में 3% की गिरावट इस बार कंपनी ने दर्ज की है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। मुनाफा 40% से ज्यादा बढ़ा और आय में करीब 13% की बढ़त इस बार देखी गई है। और आखिर में बात करते हैं इंडिया मार्ट की। यहाँ पर नंबर्स कमजोर नजर आ रहे हैं। तिमाही दर तिमाही अगर देखेंगे तो आय में 7% की बढ़त देखी गई है, लेकिन कामकाजी मुनाफा 27% घटा है। मार्जिन अगर देखेंगे तो 41.9% से घटकर 28.4% कंपनी ने पोस्ट किए हैं। ओके, तो ये सारी के सारे रिजल्ट्स आते हुए दिखे और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है ये हम जरूर देखेंगे। लेकिन साथ ही पूजा, ट्रिगर्स और खबरों वाले शेयर्स भी कई होंगे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए, वो भी बता दीजिए। जी, सबसे पहले एक आईपीओ अपडेट आपको दे देते हैं। कैंपस एक्टिववेयर का आईपीओ आखिरी दिन था और 52 गुना भरकर आईपीओ बंद हुआ है। 51.75 टाइम्स सब्सक्रिप्शन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दिया है कैंपस एक्टिववेयर को। तो यहाँ पर नज़र रखिए। टाटा पावर पर भी नज़र रहेगी। नारेटको के साथ करार कर लिया कंपनी ने। करीब 5000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट्स के लिए ये करार किया गया है। तो आज
स्टॉक भी फोकस में रहेगा। टाटा पावर पर नजर रखिए। कोलगेट पाल्मोलिव कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है, करीब 21 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड का ऐलान किया है। साथ ही एक और भी अपडेट आया है, प्रभा नरसिम्हानी को 5 साल के लिए एमडी और सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। इंडिया मार्ट कंपनी के नतीजे तो कमजोर थे, लेकिन बायबैक को मंजूरी दे दी है। इंडिया मार्ट ने 100 करोड़ का बायबैक करेगी, करीब 1.6 लाख शेयर्स होंगे और बायबैक का जो भाव है वो 6,250 रुपए प्रति शेयर यहाँ पर तय किया गया है। तो इस बायबैक के चलते आज ये स्टॉक फोकस में रहेगा। आरईसी पर नजर रखिए। आरईसी अपना राजगढ़ ट्रांसमिशन यूनिट बेचने की योजना बना रही है और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को ये जो यूनिट है वो बेच सकती है। तो आज यहाँ पर भी नजर रखिए। आज तमाम पावर कंपनियां भी फोकस में रह सकती हैं। सीईआरसी जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस का सीलिंग है वो एक लोअर कर सकती है, वो उस पर सीमा लगा सकती है। पहले भी इस तरह का काम कर चुकी है, वो 20 से 12 रुपए उन्होंने ये प्राइस तय कर लिया गया था। पावर कंपनियों पर ये आरोप भी लगाया गया था कि वो ज़्यादा प्राइसेस यहाँ पर ले रही हैं, प्रॉफिटेरिंग एंजॉय कर रही हैं, इस वजह से सीईआरसी की तरफ से ये निर्णय लिया गया है। तो इसके चलते तमाम पावर कंपनियां आज फोकस में रह सकती हैं। ऑयल और गैस कंपनियों पर भी नज़र रखिए। ऑयल मिनिस्ट्री की तरफ से सरकार, जो राज्य कंपनियां हैं और सरकारी कंपनियां हैं, उनको कहा गया है कि वो बीपी यानी का जो स्टेक है रोजनेफ्ट में, वो यहाँ पर अगर खरीदना चाहे तो इस पर उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है और इस पर ओएनजीसी विदेश को भी इस तरह की बाइंग के लिए कंसिडर करने के लिए कहा है और एक्सॉन का जो स्टेक है वो भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए उनको कंसिडर करने के लिए कहा गया है। तो आज तमाम ऑयल एंड गैस कंपनियों पर भी नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं पिरामिड एंटरप्राइजेस की। पिरामिड एंटरप्राइजेस करीब बॉन्ड्स के जरिए कंपनी की 700 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है, तो आज ये कंपनी भी फोकस में रही। ओके पूजा, शुक्रिया। ढेरों खबरें हैं और रिजल्ट्स हैं जिसका एक इम्पैक्ट आज बाजार पर देखने को मिलेगा, लेकिन चलिए अब सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन से जुड़ते हैं और उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आज की शुरुआत कैसी होगी। नीलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। देखिए, ग्लोबल सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हैं, साथ ही एफआईएस डीआईएस के भी खरीदारी के आंकड़े आज हम देख रहे हैं और काफ़ी समय बाद हम देख रहे हैं कि एफआईएस डीआईएस के दोनों के खरीदारी के आंकड़े यहाँ पर आते हुए दिखे हैं। नई सीरीज की शुरुआत है और कल की क्लोजिंग हमें याद है, बताएं आज की शुरुआत कैसी होगी। गुड मॉर्निंग मानसी जी, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन सेटअप कल के सेशन में हमें देखने को मिला था। इनफैक्ट अगर निफ्टी की बात करें तो काफी समय बाद 17,200 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे पार होता हुआ नजर आया था, जो कि एक काफी पॉजिटिव साइन है। 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड होता हुआ नजर आया था। ओवरऑल सेटअप अभी यही इंडिकेट कर रहा है कि जिस हिसाब से एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है, 17,400 की ओर निफ्टी जाता हुआ नजर आ सकता है और उसके बाद 17,500 के भी लेवल हमें मई सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल सेटअप काफी पॉजिटिव है। यहाँ पे गिरावट पे खरीदारी के ही मौके ढूंढने चाहिए। इमीडिएट बेसिस पे 17,200 जो कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, अब वो एक सपोर्ट के तौर पर उभर कर आया है, तो उन्हीं लेवलों के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव है। इमीडिएट बेसिस पे 17,350 से 17,400 के टारगेट को ध्यान में रख के खरीदारी करनी चाहिए। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी एक सिमिलर सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। 36,800 से लेके 37,000 तक के लेवल हमें बैंक निफ्टी में आते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं 36,200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओवरऑल सेटअप बैंक निफ्टी का भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो दोनों इंडेक्स में खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल नीलेश, ये तो इंडेक्स की बात हुई, लेकिन साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन सेक्टर्स आज के लिए फिर कौन से आपको ठीक लग रहे हैं? देखिए, बैंकिंग स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। तो फेडरल बैंक, ये पर्टिकुलर काउंटर बाजार के वीकनेस के विपरीत यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, तो फेडरल बैंक को खरीद के चल सकते हैं। 100 के टारगेट के लिए 96 का स्टॉप लॉस होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है वोल्टास। वोल्टास में भी एक साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमें कल के सेशन में आता हुआ नजर आया था। बहुत ही बेहतरीन सेटअप है यहाँ पे वोल्टास का। 1320 के टारगेट के लिए इसे खरीद के चल सकते हैं। 1265 का लगाना होगा स्टॉप लॉस। बिल्कुल नीलेश जी, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी के लिए, स्टॉक्स और इंडेक्स पर अपना नजरिया हमें बताने के लिए। फेडरल बैंक और वोल्टास दोनों पर खरीदारी की राय नीलेश की तरफ से हाँ आती हुई। फेडरल बैंक में अगर खरीदारी का मन बना रहे हैं, 100 का टारगेट ध्यान में रखें, 96 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और वोल्टास में 1320 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 1265 का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। इसके अलावा हमारे पास स्वस्तिका इन्वेस्टमेंट से ऑफलाइन ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं 2, जो आपके सामने मैं रखने जा रही हूँ। स्वस्तिका का मानना है कि वोल्टास में खरीदारी करनी है। नीलेश जी ने भी वोल्टास में अपना पॉजिटिव नजरिया
बताया। यहाँ पर वोल्टास में खरीदारी के मौके बनते हुए दिख रहे हैं। 1330 का ये टारगेट से जा रहे हैं। 1260 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। HDFC लाइफ यहाँ पर भी 597 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हैं 557 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन आप बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए 4 ट्रेडिंग कॉल्स आपके पास और चारों के इनफैक्ट 3 ट्रेडिंग कॉल्स, क्योंकि वोल्टास दोनों ही यहाँ पर हाउसेज जो हैं सेंट्रम ब्रोकिंग और स्वस्तिका की तरफ से हमें मिलता हुआ दिखा है। तो 3 कॉल्स इंट्राडे पर्सपेक्टिव पर आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। खरीदारी के मौके जरूर ढूंढेगा। हमारे साथ अशेषा जुड़ गई हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आइए समझते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी आई हैं। अशेषा, गुड मॉर्निंग। बताएं ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर क्या है। गुड मॉर्निंग मानसी। कई कंपनियों ने अपने नतीजे पेश किए कल मार्केट आवर्स के बाद, और उसी के चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है आज सुबह। एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे। CLSA ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 1040 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि अभी से हम ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देख सकते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में। इस क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ था और एसेट क्वालिटी में भी हमने हल्का सा इंप्रूवमेंट देखा। साइक्लिकल बेनिफिट हमने इस क्वार्टर में देखा, लेकिन स्ट्रक्चरल बेनिफिट हम आगे चलते हुए देख सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई है एक्सिस बैंक पर ही, जहां उन्होंने ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 910 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने FY23 में भी कॉस्ट बढ़ सकते हैं वैसा गाइडेंस दिया है। और पहले कहा था कि मॉडरेट कॉस्ट रहेंगे FY23 में, और ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है एक्सिस बैंक के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी गाइडेंस अनचेंज रखा है बैंक ने। हाउएवर कंपनी ने ऐसा भी कहा है कि आगे चलते हुए क्रेडिट कॉस्ट कम हो सकता है। उन्होंने एलिवेटेड कॉस्ट की बात की है, लेकिन फोकस ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ पर रहेगा, ऐसा एक्सिस बैंक पर मॉर्गन स्टैनली का कहना है। वेदांता के भी नतीजे आए थे कल मार्केट आवर्स के बाद, और कमोडिटी प्राइसेस अच्छे होने के कारण एक्सपेक्टेशन थी कि अच्छे नतीजे आएंगे, लेकिन डिविडेंड में हमने एक अच्छा सरप्राइज देखा। उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है CLSA ने वेदांता पर। टारगेट प्राइस दिया है 400 रुपीज़ पर शेयर का। उन्होंने कहा कि नतीजे जो आए वो एक्सपेक्टेशन के अनुसार आए हैं। रोबस्ट डिविडेंड, जैसे कि मैंने कहा, हमने देखा 31.5 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड वेदांता ने डिक्लेयर किया है इंटीरियम डिविडेंड इस ईयर के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार आई है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो FY23 के लिए दिया है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि आगे चलते हुए ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो जैसा ग्रोथ हमने इस ईयर देखा वैसा नेक्स्ट ईयर नहीं देख सकेंगे। Q4 में मेजर कॉन्ट्रीब्यूटरीज जिंक और एल्यूमिनियम थे, बिकॉज कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे थे इस क्वार्टर में, और ऑयल सेगमेंट में भी हमने अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखा ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर। अंबुजा सीमेंट के भी नतीजे आए कल मार्केट आवर्स के बाद, और इसी के चलते भी एक रिपोर्ट आई है जहां क्रेडिट स्विस ने कहा कि उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। टारगेट प्राइस दिया है 390 रुपीज़ पर शेयर का। इस क्वार्टर में कॉस्ट कम होने के कारण हमने अच्छे नतीजे देखे, और इसीलिए उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। प्रॉफिटेबिलिटी में हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। प्राइसेस फ्लैट होने के बावजूद इस क्वार्टर में प्राइसेस बढ़े नहीं थे सीमेंट कंपनीज के, और उसके बावजूद प्रॉफिटेबिलिटी में हमने अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखा। और आगे चलते हुए कैपेसिटी कैसे इंप्रूव होगी और वो एक्सपेंशन के प्लान्स कैसे करेंगे अंबुजा सीमेंट, उस पर आगे का आउटलुक निर्भर रहेगा। आशीषा, शुक्रिया ये सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। चलिए आप कमोडिटी मार्केट्स में क्या हाल है और आपको कमोडिटी मार्केट्स में करंट सिचुएशन में क्या करना चाहिए ये समझ लेते हैं। बताने के लिए हमारे साथ HDFC सिक्योरिटीज के तपन पटेल जुड़ गए हैं। तपन, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। शुरुआत बुलियन मार्केट के साथ कर लेते हैं। सोने चांदी की चाल हम देख रहे हैं, अच्छी तेजी पर कामकाज विदेशी बाजारों में दिख रहा है। घरेलू मार्केट में भी एक्शन यहाँ पर जरूर है, आपकी राय क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग जी। गोल्ड और सिल्वर दोनों में बात करें तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा है। पिछले वीक से ये सेलिंग कंटिन्यू, क्योंकि फेड की अनाउंसमेंट के बाद डॉलर इंडेक्स में काफ़ी तेजी आई है, जो 50 बेसिस पॉइंट्स की यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है मार्केट में। तो मार्केट उसको डिस्काउंट कर रहा है, उसके वजह से डॉलर इंडेक्स में बाइंग है। जो डॉलर इंडेक्स है वो पिछले 20 साल के हाई पे है, जिसके कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों में सेलिंग जारी है। तो मुझे लग रहा है ये सेलिंग जो है कंटिन्यू रहती है। थोड़ा भी ऊपर मिलता है प्राइजेस तो हमें सेल करना चाहिए, क्योंकि अगले वीक जो मीटिंग है उसके कारण मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो गोल्ड में सेल करना चाहिए 51,400 के लेवल से, टारगेट नीचे में 50,900, स्टॉप लॉस जो वो 51,700 का रख के सेल कर सकते हैं। ओके तपन, साथ ही क्रूड पर आपका नजरिया क्या होगा, क्योंकि 2% तक की तेजी ब्रेंट में हम देख चुके हैं, $107 के आसपास कामकाज दिख रहा है। जी क्रूड ऑयल में मुझे लग रहा है तेजी जो है कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि टाइट सप्लाई जो है मार्केट में
उसका इफेक्ट यहाँ पे रहेगा। साथ ही साथ चाइना का जो अनाउंसमेंट आया कि स्टिमुलस वो लोग दे सकते हैं इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए, तो चाइना की डिमांड जो अब तक जो स्टैगर थी वापस से पिकअप हो सकती है, तो उसका भी फायदा क्रूड ऑयल प्राइस को मिल सकता है। तो क्रूड ऑयल में बाय एंड का व्यू रख सकते हैं। 7,900 के लेवल से M6 में क्रूड ऑयल बाय कर सकते हैं। 8,120 का टारगेट और स्टॉप लॉस जो 7,750 का रख के क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही बेस मेटल्स में जिस तरह से हम फिलहाल ट्रेंड देख रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मेटल जिस पर आप कोई राय, कोई स्ट्रैटेजी देना चाहें? जी, बेस मेटल ओवरऑल एक स्टडी रेंज में है, क्योंकि मिक्स फंडामेंटल पे अभी यहाँ पे काम हो रहा है। एक तो चाइना में जो कोविड रिलेटेड लॉकडाउन थे उसके कारण डिमांड जो है वो पिक नहीं हो रही थी। दूसरा, यूरोप में जो एनर्जी कॉस्ट बढ़ रही है, तो उसके कारण वहाँ से सप्लाई क्रंच का न्यूज़ थे, और जो ओवरऑल इन्वेंट्री जो है वो नीचे थी। लेकिन मेन कंसर्न था चाइना की डिमांड, क्योंकि मार्च टेस्टिंग शुरू हुआ वहाँ पे, तो डिमांड अभी भी पिक नहीं हुई है बेस मेटल्स के लिए। तो मुझे लग रहा है अभी भी अंडर प्रेशर ट्रेड हो सकता है। स्ट्रॉन्गर डॉलर का भी यहाँ पे प्रेशर रहेगा। जिंक मुझे लग रहा है काफी वीक फिलहाल है, और उसमें सेल कर सकते हैं। 355 के लेवल से जिंक में सेल कर सकते हैं। टारगेट 348 और स्टॉप लॉस जो है वो 358 का रख के जिंक में सेल कर सकते हैं। तपन, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए, आपके एनालिसिस और स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो ये तो चलिए हुआ कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट। और आज हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में जिस तरह से ट्रेंड फिलहाल नजर आ रहा है, सेलिंग प्रेशर आगे कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है। हालांकि फिलहाल अगर देखें घरेलू बाजार और विदेशी बाजार में हरे निशान के साथ गोल्ड में ट्रेड हम देख चुके हैं। इसके अलावा कच्चे तेल की चाल वहां पर भी बढ़त देखने को मिली और बेस मेटल्स में भी काफी मूवमेंट नजर आ रही है। लेकिन इस बीच आज निफ्टी की 4 कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। मारुति सुजुकी, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट और विप्रो के नतीजे के नतीजों के अनुमान क्या है ये भी आपको हम बताएंगे। और शुरुआत विप्रो के नतीजों के साथ करते हैं। Q4 नतीजों के अनुमान बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ गए हैं। शरद, बताएं। आईटी दिग्गज विप्रो के भी नतीजे आने वाले हैं और यहाँ पे डॉलर आईटी रेवेन्यू में देखा जाए तो लगभग 3% का ग्रोथ का अनुमान है और एबिट पे 2% का उछाल का एक्सपेक्टेशन है लगभग 3,645 करोड़ के लिए। हालांकि मार्जिन्स में जो एक्सपेक्टेशन है कि हल्की सी दबाव रहेगी 10 बेसिस पॉइंट्स का और 17.5% का जो है एक्सपेक्टेशंस है आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखा जाए तो यहाँ पे भी 3% के उछाल का अनुमान है। अगर कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ के बारे में बात करें तो 3 से 3.5% का अनुमान है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। वो कंपनी के जो गाइडेड रेंज है उसके अंदर है जो 2 या 4% के बीच में है। इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन आने वाली है आपकी लीन, स्विफ्ट और एजाइल के जो बिजनेस सेगमेंट से इस क्वार्टर में। और जो मार्जिन है ऑलमोस्ट फ्लैटिश रहने वाले हैं क्योंकि वेज हाइक का जो इम्पैक्ट है वो तीसरी तिमाही में ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। और आखिर में जो डील्स रहेंगे हालांकि म्यूटेड रहने वाले हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स टू वॉच आउट में सबसे पहला रहेगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर की जो गाइडेंस है वो लगभग एक्सपेक्टेशन है कि 2 to 4% आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे सीसी ग्रोथ का रहेगा। डील पाइपलाइन पे फोकस रहने वाली है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्लाउड इन्वेस्टमेंट की क्या प्रोग्रेस हो रही है और आगे जाते हुए वो कैपको एक्विजिशन में वो कैसे स्केल अप करने वाले हैं कंपनी। और आखिर में इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें ट्रैक करनी होगी, मार्जिन आउटलुक इस शॉर्ट टर्म में क्या रहने वाला है। ओके शरद, शुक्रिया ये अनुमान हमें बताने के लिए। आइए अब इंडसइंड बैंक के नतीजे कैसे रह सकते हैं उसका अनुमान समझ लेते हैं हर्ष से। हर्ष, बताएं इंडसइंड बैंक के नंबर से क्या उम्मीदें लगाएं? इंडसइंड बैंक अपने Q4 FY22 के नतीजे निकालेगा और हम देखते हैं कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस क्या है। नेट इंटरेस्ट इनकम एक अच्छा 13% बाउंस दिखाएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए तो, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6% का एक बहुत बेहतर बाउंस देखने मिलेगा। होपफुली वो नेट इंटरेस्ट इनकम नंबर पे अब वो 4,000 करोड़ के जस्ट आसपास आएगा। जब हम अदर इनकम को भी देखें काफ़ी फ्लैट अदर इनकम दिखेगा, अराउंड 1% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखेगा शायद से अदर इनकम पे अराउंड 1,800 करोड़ के आसपास, पर वो बना रहेगा वो नंबर पे। और जब पीपीओपी को देखें उसमें अराउंड 4% का ग्रोथ आएगा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यही उम्मीद है। जब हम प्रोविजन साइड पे देखें तो प्रोविजंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्प्रूव होते जा रहे हैं इंडसइंड बैंक के लिए और वो होता रहेगा। ये टाइम इंडसइंड बैंक के प्रोविजंस सिक्वेंशली अराउंड 19% से कम आएंगे, जो कि अब वो 1350 करोड़ के आसपास आएगा। तो उसके वजह से एक पैट नंबर पे एक अच्छा बाउंस दिखेगा। 1400 करोड़ पे पैट नंबर आएगा, अराउंड 52% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। इवन सिक्वेंशली 13% का ग्रोथ वो पैट नंबर दिखाएगा। ग्रॉस और नेट एनपीएस दोनों में काफ़ी अच्छी
इम्प्रूवमेंट दिखेगी। जब हम ग्रॉस एनपीएस को देखें तो 2.3% पे आएगा, जो कि एक 18 बेसिस पॉइंट विच इज़ 0.18% का इम्प्रूवमेंट दिखेगा। और नेट एनपीएस काफ़ी फ्लैट 0.7% पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी फ्लैट। आरओएस में एक अच्छा बाउंस दिखेगा, 1.35 से 1.5% पे आरओएस आएंगे एनुअलाइज बेसिस पे, और जो कंप्यूटेड निम्स हैं वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे। जब हम दोनों साइड ऑफ द बैलेंस शीट को देखें, अब ये नंबर्स ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड है, इंडसइंड बैंक ने ये डिस्क्लोज कर दिया है। 12.5% एडवांसेस का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आया, ऑलमोस्ट 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे वो नंबर आया है। और डिपॉजिट ग्रोथ में भी एक अच्छा बाउंस आया है, 3.1% सिक्वेंशियल अपटिक क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आया है। कासा रेशियो अभी भी काफ़ी स्टडी 42.8% पे। तो ब्रॉडली इंडसइंड बैंक के अच्छे नतीजे। ऑफ कोर्स जो एमएफआई का बुक है उस पर कड़ी नज़र रहेगी इन्वेस्टर्स की। ओके हर्ष, शुक्रिया हर्ष ये नतीजों के अनुमान हमें बताने के लिए।